सत्यप्रकाश जी का नाम है, जो राजीव भाई से उम्र में बड़े थे और उनको साथ लेकर के उनके साथ काम करने का इनको अवसर मिला। आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच है, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को हमको देने के लिए। इनका इतना गुण ज्ञान है, पूरे देश भर में ये काम करते हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां सत्यप्रकाश भारत जी ने प्रवास न किया हो, कोई व्यक्ति ऐसा इनको नहीं जानता। ऐसा नहीं है देश के अंदर जो भारत के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, स्वदेशी के लिए, ग्राम स्वराज के लिए काम कर रहा हो और वो सत्यप्रकाश जी की निगाह से बच गया हो। इनका काम है कि ये हीरो को माला में पिरो के धागे के रूप में आज हम सबके बीच है। जोरदार तालियों के साथ सत्यप्रकाश भारत जी का स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वादों से, अपने अनुभव से, ज्ञान से हम सबको अनुग्रहित करें। अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी यहां पर आए अपना एक संकल्प के साथ, जीवन को लगाने के संकल्प के साथ। मैं इस केंद्र का एक सदस्य होने के नाते आप सभी का यहाँ पर एक स्वागत करता हूँ। और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मैं वैसे जनता सरकार मोर्चा का ही एक साथी हूँ। ये अलग बात है कि सक्रिय उस तरह की भूमिका आपकी तरह नहीं निभा पा रहा, क्योंकि थोड़ी दूसरी जिम्मेवारियां भी है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जनता सरकार मोर्चे के अंदर जो थोड़ा भी मतभेद हुआ है, ईश्वर उसका कोई समाधान खोजे। क्योंकि लड़ाई बड़ी है और लड़ाई जिनसे लड़नी है वो भी बहुत मजबूत लोग हैं। इसलिए जितने भी साथी चले थे शुरू में, बहुत से साथी मुझे जानते हैं। मैं आपके माध्यम से, स्टेज के माध्यम से उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई जिस संकल्प के साथ हम चले हैं, काम करते करते थोड़े बहुत मतभेद तो होंगे, उसमें क्या बात है। पर वो मतभेद इतने बड़े भी नहीं है, इतने बड़े काम हमको करने हैं। और मतभेद होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। तो उसको समेटते हुए हम सब मिलकर कैसे काम करें, ये हमको सीखना है, ये हमको समझना है। मैं चाहते हुए भी शुरू में नहीं आ पाया, क्योंकि पहले से मेरे कुछ प्रोग्राम बहुत जरूरी थे। तो कल दोपहर को मैं आया, उसके बाद मैंने प्रकाश जी को सुना, प्रेरणा बहन को सुना, फिर राजकुमार प्रशांत जी को सुना। संजीव ने अपना एक चित्रण रखा भारत का, और आप लोग और भी बहुत सी बातें सुन ही रहे हो। और मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर लंबी लड़ाई लड़नी है और सही लड़ाई लड़नी है और मस्ती के साथ लड़नी है, तो जीवन में कुछ मूल्य धारण करने पड़ेंगे। दो विचारधाराएं इस समय दुनिया में, दो सोच है इस समय दुनिया में। ये लड़ाई सोच की है, विचारों की है। आप किधर खड़े हो ये आपको तय करना है। एक सोच कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। और दूसरी सोच कहते हैं कि सबके भले में मेरा भला, सबकी खुशी में मेरी खुशी। सब जीतेंगे तो हम भी जीतेंगे। एक कहता है मैं जीतूंगा तो सब जीतेंगे, है ना। ये दो धाराएं हैं।
अब इस धारा में से आप अगर पहली धारा चुनते हो कि मैं जीतूंगा सब जीतेंगे, तो इसमें लड़ाई होगी, इसमें युद्ध होंगे और इसमें संकट ही संकट आएंगे। इससे समाधान कुछ नहीं निकलने का, क्योंकि हर एक कोई जीतना चाह रहा है, हर एक कोई जीतना चाह रहा है ना। और जीतेगा जब ही जब दूसरों को मारेगा, दूसरों को हराएगा, तो सारी ऊर्जा हमारी हराने में लग जाएगी। जब सबके भले में मेरा भला, जीने दो और जियो, इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लोगे तो देखो दुनिया कैसी बनेगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी, सबकी खुशी में मेरी खुशी, तो दुनिया कैसी बनेगी? सोचो, आप विचारो। तो अब आपको किधर खड़ा होना है ये आपको तय करना है। मैंने तो तय कर लिया कि सबकी खुशी में मेरी खुशी, क्योंकि चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे वो भगत सिंह हो, और चाहे वो गांधी हो, और चाहे कोई और भी महापुरुष हो, जब उनसे पूछा कि अब तो देश आजाद होने वाला है, आप किस तरह का भारत देखना चाह रहे, तो एक ही बात कही थी कि आजाद भारत का स्वरूप जिसमें अंतिम व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकता सम्मान के साथ मिलेगी, तो हम मानेंगे देश आजाद हो गया वास्तव में। आज आप स्थिति देख सकते हो, एक तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल के लाइन में लगे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे कि हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है। कितना बड़ा विरोधाभास है, इतना बड़ा विरोधाभास है। और ये किसी व्यक्ति के ऊपर बात नहीं है, ये सवाल है, ये सोच की बात है। एक तरफ कहते हैं कि इस देश में चाहे अरबपति एक भी ना हो, पर अंतिम व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकता कैसे सम्मान के साथ मिले, यह सपना था हमारे शहीदों का। और दूसरी तरफ आज 80 साल होने वाले हैं देश आजाद हुए, 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगे। 5 किलो गेहूं कितने का? 150 रुपए का है, 150 रुपए का। तो डूब के मरने लायक बात है यार कि हम 5 किलो गेहूं के लिए भी कमा सकते हैं क्या? इतने नालायक हैं हम? हमारे नेतृत्व ने हमारे अंदर सम्मान नहीं जगाया, स्वाभिमान नहीं जगाया। हमको भिखारी समझ लिया कि फेंको और वोट लो, फेंको नोट लो, फेंको वोट लो। एक तरफ ये भारत बनता जा रहा है, इस भारत में मुट्ठी भर लोग हजारों करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ 400-500 रुपए रोज की भी गारंटी नहीं है। तो आप किस तरफ खड़े हो? आप कौन से भारत की तरफ खड़े हो? सवाल ये है, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इसलिए कुमार प्रशांत जी ने जो कहा कि सुनना एक कला है, सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, उसको सुना ध्यान से। सुनना पहली बात है, समझना दूसरी बात है, जीना तीसरी बात है, और समझाना तो चौथी बात है ना। सुनना पहली बात है, समझना दूसरी बात है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसमें क्या सार है, और जीना तीसरी बात है। समझेंगे तो जिएंगे, और समझाना तो चौथी बात है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ सुना, कुछ रट लिया और समझाने चल दिए, ना समझा ना जिया। इसको मैं बोलता हूं कभी कभी अपनी भाषा में, एक कहानी सबने सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाल लेगा और फंसना नहीं। शिकारी आया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, तोते फटाफट आकर जाल में दाना चुगना शुरू कर दिया। शिकारी ने पिंजरा खींच लिया, जाल में फंस गए, और फिर भी गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाल लेगा और फंसना नहीं, और सारे फंस चुके। तो शायद हमारी भी सारी स्थिति यही होगी आज। भारत माता की जय, भारत माता की, बोलते रहो जय। भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की। पर है क्या ये संस्कृति? भारत है क्या? उसको बिना समझे, बिना जिए
कैसे बना दोगे? कैसे बना दोगे? मुझे दुख होता है जब स्कूल का बच्चा आज पढ़ता पढ़ता और अच्छे अच्छे स्कूलों का आत्महत्या करता है। आजकल टीवी में खूब न्यूज आ रही है। अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास के आत्महत्या कर रहे हैं। फिर आईआईटी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। फिर डीएम और जज तक आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब सब कुछ सफल होके, सब कुछ पाकर फिर बीएलओ, वो आजकल बीएलओ क्या होता है, मैंने पिछले दिनों टीवी में देख रहा था, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। सब कुछ सफल होके आत्महत्या कर रहे हैं। कैसा भारत बनता जा रहा है? विकास का मतलब क्या है? विकास कहते किसे है? मेरी तो एक ही परिभाषा है विकास की, अगर ठीक लगा तो समझ लेना। आदमी का आदमी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर घट रहा है तो कोई विकास नहीं हो रहा। अगर आदमी का आदमी पे विश्वास बढ़ रहा है तो समझ लो विकास हो रहा है। मैंने ये बात कम से कम इस देश में मेरे ख्याल 1 लाख युवाओं से और 1 लाख मतलब टीचर से सारे मिला के 1 लाख लोगों से पूछ लोगी, भाई शिक्षा बढ़ रही है घट रही है? कहते बढ़ रही है। अभी तो हर एक कोई डिग्री कॉलेज और 12वीं तो सबने पास करी नहीं तकरीबन, लड़के या लड़की कोई भी हो। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, आदमी का आदमी पे विश्वास बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। मैं क्या बात कह रहे? शिक्षा बढ़ रही है और विश्वास घट रहा है, ये तो उल्टा काम नहीं हो रहा। शिक्षा बढ़ने के साथ, ज्ञान बढ़ने के साथ आदमी का आदमी पे विश्वास बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, और बढ़ तो नहीं रहा। इसका मतलब कहीं गहरी चूक है, कुछ कमी है गहरी। सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत हमारी कहीं बर्बाद हो रही है, हमारी गलत दिशा में जा रही है। इस बात को देश के नेतृत्व को, दुनिया के नेतृत्व को समझना पड़ेगा। एक समय अभाव था साधनों का, अब अभाव नहीं है। अब तो जितनी आवश्यकता है मनुष्य की उससे 6 गुना ज्यादा फालतू है। और दुर्भाग्य यह है कि ये मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख, इन्होंने इस दुनिया में आतंक पैदा कर दिया। आतंक माने भय पैदा कर दिया। ये मुट्ठी भर लोग, इस चीज को समझना पड़ेगा। और कहीं जाने अनजाने में आगे बढ़कर हम भी आतंकवादी उस तरह बन जाए कि सारे संसाधनों को कब्जा करते जाए, हमारे अंदर भी वो टीस पैदा ना हो जाए। और मैं कह देना चाहता हूं, जिसके अंदर ये सोच पैदा होगी वो ना खुद सुखी रहेगा और ना दूसरे के सुख का कारण बन सकता है। वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को दुखी करेगा। और ना केवल मानव को, ना केवल मनुष्य को, बल्कि पूरी प्रकृति को भी। आज पर्यावरण का हाल देखो क्या हो रहा है। ये पर्यावरण का हाल जो हो रहा है आज, ये पढ़े लिखों ने किया है अनपढ़ ने किया? बड़ा अजीब लगता है। अरे किस लिए पढ़ रहे हो भाई? आदमी का आदमी पे विश्वास घट रहा है, आदमी का प्रकृति के साथ विश्वास घट रहा है। धरती जीने लायक नहीं, पानी जीने लायक नहीं, हवा जीने लायक नहीं है? एक आदमी दूसरे से भयभीत है, विश्वास नहीं। तो क्या पढ़ा रहे हो भाई? पढ़ा के बनाना क्या चाह रहे हो? पूरी यूनिवर्सिटियां मिलकर, माफ करना मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो, पूरी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी मिलकर इंसान नहीं बना पा रही। एक भी इंसान नहीं बना पा रही। वो डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, आईएएस बना रही है, आईपीएस बना रही है, सब कुछ बना रही है, पर इंसान नहीं बना पा रही। देख लो आप, पूरे देश में देख लो। गुलाम देश में मैं आपको कम से कम 100 नाम गिना सकता हूं जिनको कहते हैं इंसान थे, जिनके प्रति हमारा सिर श्रद्धा से झुकता है। चाहे वो दयानंद हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे गांधी हो, चाहे बाबा साहब हो, है ना, चाहे भगत सिंह हो, चाहे उस्ताकुल्ला हो, है ना, श्रद्धा से झुकता है। आज पूरे देश में ढूंढने से भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसके सामने सबका सिर श्रद्धा से झुकता हो। कैसा विकास?
कैसा भारत? किधर जा रहे हैं हम? मैं तो इस नारे को लेके ही कि भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है ना। जब मैंने ये नारा पहली बार सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये पहला भिवानी में कोई लोग आए होंगे यहाँ से, मैं भिवानी में था उस समय, वहीं पर एक शिविर लगा था, तो वहीं पर पहली बार इस जनता सरकार मोर्चे से मेरा जुड़ना हुआ था। अच्छा लगा था मुझे कि चलो कुछ युवा जो कहते हैं जनता ही सरकार है, कम से कम लोकतंत्र को जिंदा करने की बात कह रहे हैं। वास्तव में अभी लोकतंत्र का क्या स्वरूप है? अभी क्या इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची है? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं बची। लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने और पार्टी तंत्र को धन तंत्र ने किडनैप कर लिया। लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने और पार्टी तंत्र को पूरा धन तंत्र ने, है ना। क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधि होते हैं, जनता का प्रतिनिधि नहीं है वो। पार्टी कहती है ये, है ना, जनता नहीं चुन रही उन्हें। और पार्टी में भी मुख्य वर्ग एक दो व्यक्ति तय करता है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, जो भी हो, वो तय करती है किसको टिकट मिलेगा। और जो पार्टी का अध्यक्ष है वो कॉर्पोरेट के हाथ में। हम कह रहे कि हम चुन रहे, हमें चुनने का मौका कहां है? हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं वो। और फिर चुनने के बाद, जीतने के बाद वो काम जनता के लिए करेगा, पार्टी के लिए करेगा? और पार्टी धनतंत्र के चक्कर में, धन वालों के चक्कर में, कब्जे में, तो काम किसके लिए करेगा? धनवानों के लिए करेगा। इसलिए सारी नीति, सारे नियम, सब कुछ आज धन वालों के लिए बनते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है। आजादी का सपना हमारा टूटता जा रहा है, महापुरुषों का सपना हमारा टूटता जा रहा है। क्या सपना देखा था उन्होंने? किस लिए कुर्बानी दी थी उन्होंने? इस पर जरा सोचो, विचारो, और फिर करना क्या है हमें, इसकी तरफ आगे बढ़ो। आसान काम नहीं है, पर मैंने जैसे कहा कि मस्ती के साथ काम करना है। और वो गुस्से में लड़ाई करके उससे कुछ नहीं निकलने वाला, है ना। तुम्हारे चेहरे की मस्ती काम करते करते सामने वालों को प्रभावित करनी चाहिए। यार ये है क्रांति का रास्ता, हंसते हंसते, क्योंकि मैं जीवन जीता हूं, मेरा जीवन एक खुशबू है, सामने को प्रभावित करते हैं। यह है जीवन जिसमें मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और पूरी प्रकृति के लिए पूरक हूं, सहयोगी हूं, संवर्धन करता हुआ, संरक्षण करता हुआ, सदुपयोग करता हुआ, जिसमें मेरा भी संवर्धन है, मेरे परिवार का भी है, मानव समाज का भी है और शेष प्रकृति का भी है। जिसमें मेरा भी संरक्षण है, मेरे परिवार का भी है, मानव समाज का भी है और शेष प्रकृति का भी है। ये चार ही अंग है जीने के, और पांचवा कुछ होता नहीं। मैं हूं, मेरा परिवार है, ये मानव समाज है और शेष प्रकृति है। हवा, पानी, धरती, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, है ना। इन सबका संवर्धन हो, इन सबका संरक्षण हो, इन सबका सदुपयोग हो। यह है भारतीय संस्कृति, यह है भारतीय दर्शन। इसको समझना है और इसको जीना है, इतना ही तो काम है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसने ये कला सीख ली उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता। जिसने अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मानव समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ जीना सीख लिया, उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता, दूर दूर तक भी। तो सोच बनानी पड़ेगी अपनी। सोच बनाओगे तो टिकोगे, जियोगे और दूसरों को जिला भी पाएंगे। सोच हमारी है नहीं, खाली नारे लगाते रहेंगे तो उससे तो समाज नहीं बनने का भाई, उससे समाज की सरकार भी नहीं बनने की, और उससे हम चुनौती भी नहीं दे पाएंगे सामने वालों को। हमारा रास्ता उनको भी हराने का नहीं है, हमारा रास्ता उनको भी हराने का नहीं है, पर उनके सामने सही सोच आई नहीं शायद। उनको लगता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाड़ी होंगी, जितने बड़े बड़े मकान होंगे,
जितनी जहाज की यात्रा करेंगे तो उतने सुखी हो जाएंगे। मैं आपको क्या देना चाहता हूं, साधनों से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं। साधनों से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं। और सुख सुविधा भी कब मिलेगी, जब आपके पास जीने की समझ होगी। नहीं तो आज साधन के कारण ही भाई भाई में, पति पत्नी में, गांव गांव में, देश देश में जितने युद्ध हो रहे हैं, ये सब साधनों के लिए ही हो रहे हैं। दो साधन हमें सुविधा देने के चक्कर में थे, वो साधन हमारे लिए बम बन गए। एक तरह से घर घर में बम पैदा हो गए। अरे बच्चे शादी करना नहीं चाह रहे, शादी करे तो तलाक हो जा फटाफट, और तलाक में खाली मियां बीवी का नहीं होता, पूरा परिवार घसीटा जा। देख रहे होंगे समाज में है? जिसका बेचारे वो तो सुर नहीं, ऐसे ऐसे कानून भी बन गए। क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये बातें सभी। क्या सपना था भारत का, क्या सोचते थे हम, क्या सपना था शहीदों का, और क्या बनते जा रहे हैं हम, क्या बना दिए गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बनते नहीं जा रहे, बना दिए गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साधन से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं। और एक बात बता दूं आपको, साधन जो है शरीर की आवश्यकता है। साधन किसको चाहिए, भोजन शरीर को चाहिए, कपड़ा शरीर को चाहिए, है ना। गर्मी लगी तो पंखा शरीर को चाहिए, ठंड लगी तो ये गर्म कपड़े किसको चाहिए, शरीर को। पर मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या चाहिए। दो भाग है हमारे मनुष्य के, दो भाग है, समझो इस बात को भी। एक मैं हूं और एक मेरा शरीर है ना। मेरा हाथ कहते हैं ना, मेरी आंख, मेरा कान, ये मैं कौन है, इसको कभी जानने की कोशिश की है, शायद नहीं की होगी। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, जो करता ही आदमी। ये मैं कौन है, शरीर को तो देख लिया, शरीर के लिए सारी पढ़ाई कर रहे हैं, शरीर के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, है ना, शरीर को सारी सुविधा जुटा रहे हैं और पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। पर मैं कौन है, मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पाना है। शरीर को तो साधन चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए। एक शब्द है विश्वास। ये विश्वास मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता है। ये विश्वास मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता है। बोलो, मेरी आवश्यकता। विश्वास तो घट रहा है तो मैं मर रहा हूं, मेरी आवश्यकता तो पूरी नहीं हो रही। सम्मान मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता है। सम्मान मुझे चाहिए, मेरे शरीर को चाहिए, मुझे चाहिए। और कितना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, कितना चाहिए। विश्वास कितना चाहिए, हमेशा चाहिए, निरंतर चाहिए। कमाल की बात देखो आप, शायद ये सवाल कभी नहीं खुलेंगे आपके सामने। जो मेरी आवश्यकता है विश्वास और